हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त आए हम एक नए लेक्चर के साथ, जो कि टॉपिक पर है सेट्स पे, जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि सेट्स होते कैसे हैं, डेफिनेशन ऑफ सेट, ठीक, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देन टाइप्स ऑफ सेट। तो ये सब आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लेक्चर अपना। देखो, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन होती क्या है बेटा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम डाल देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब बेटा बिल्कुल आप एक एक चीज, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स इज ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो देखो, अगर हमने ऐसे बोल दिया कि आप प्राइम नंबर्स का एक सेट बनाओ, लेस देन 15 होना चाहिए वो, और उसको एक सेट की फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स का एक सेट क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर होने चाहिए 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? लेस देन 15 सारे के सारे प्राइम नंबर्स। मतलब जब आपको बोला गया है कि प्राइम नंबर्स का आपको सेट बनाना है जो कि लेस देन 15 होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो आपको वो पता है कि ये चीज लेस देन 15 और नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 और 11। तो ऐसे अगर आप बता सकते हो कि इस सेट के अंदर ये चीजें हमारी आएंगी, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो जाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाता है। अब मैंने मान लिया कि आपको बोल दिया कि आप सेट बनाओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का आपकी क्लास में, कि क्लास 11th में जो जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एक सेट की फॉर्म में बता दो। ठीक है, मतलब उनको एक सेट में लिख दो, सभी का नाम लिख दो। तब आप वो सोचने लग जाओगे कि किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट, कोई किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होगा बेटा, कोई मतलब मैंने पैरामीटर डिफाइन नहीं किया है कि आप मैथ्स में इंटेलिजेंट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स का एक सेट बनाओ या फिर आप फिजिक्स में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का एक सेट बनाओ। सिर्फ मैंने आपको ये बोल दिया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का क्या बनाना है, आपको एक सेट बनाना है। ठीक है, तो आपको पैरामीटर मैंने डिफाइन नहीं किया, तो पैरामीटर डिफाइन नहीं किया तो आप किस बेसिस पे उसका सेट बनाओगे? किसी बेसिस पे आप उसका सेट, क्योंकि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होता है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो जब मैंने पैरामीटर डिफाइन नहीं किया कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट के सेट बनाने हैं, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसका मतलब वो सेट वहां से नहीं बनेगा। अब मैंने बता दिया कि आप अपनी क्लास में जो बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट हैं उनका क्या बनाओ? एक सेट बनाओ। ठीक है, अब उनका आप सेट बना सकते हो क्योंकि आपको पता है क्लास में आपके टेस्ट होते होंगे, उन टेस्ट के बेसिस पे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स के अंदर, उनको आप एक सेट की फॉर्म में लिख दोगे कि इन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए जो कि मैथ्स में अच्छे आए। तो अब वहां से आप उन बच्चों को डिफाइन कर सकते हो कि ये बच्चे हैं वो जो मैथ्स में अच्छे हैं। लेकिन अगर मैंने पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, सिर्फ ये बोल दिया आपको कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का क्या बनाओ? सेट बनाओ, तो वहां से आपको कंफ्यूजन होगी कि किस चीज में इंटेलिजेंट, आप किस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट आपको सेट बनाने हैं, क्योंकि हर एक बच्चा किसी न किसी चीज में इंटेलिजेंट जरूर होता है। ठीक है, तो जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो वहां से हमारा क्या बनेगा? सेट बनेगा। जब आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वहां से सेट नहीं बनेगा। जैसे मैंने एक बोल दिया कि आप एक सेट बनाओ नेचुरल नंबर्स का जो कि लेस देन क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। ठीक है, अब लेस देन 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 5 आप बता सकते हो। ठीक है, बता सकते हो, इसका मतलब कि 1, 2, 3, 4 ये होते हैं, नेचुरल नंबर लेस देन 5 होते हैं। तो ये हमारे, जब आप कोई चीज आप डिफाइन कर सकते हो, उस चीज को वेल डिफाइंड होती है कि हाँ हमें ये चीज पता है कि ये आएंगे, तो वो क्या होता है? हमारा सेट बनता है। जब आप उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, कि हमारे पास मान लिया कि एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपनी क्लास का एक सेट बनाओ जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हर बच्चा हर स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, कोई बच्चा मान लिया बास्केटबॉल में अच्छा है, कोई वॉलीबॉल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, तो वहां से आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है उनका आप सेट बनाओ, तो वहां से वेल डिफाइन नहीं हुआ वो, क्योंकि हर बच्चा हर एक स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने अगर आपको बोल दिया कि आप अपनी क्लास से सेट बना लो एक, कि वहां जो बच्चा वॉलीबॉल में अच्छे,
अब वॉलीबॉल मैंने आपको डिफाइन करके बताया कि एक पर्टिकुलर वॉलीबॉल में अच्छे वाले बच्चों का सेट बना लो, ठीक है। तो वहां से सेट कैसे बनेगा, आप बता सकते हो कि आपकी क्लास में कौन कौन से बच्चे वॉलीबॉल खेलते जो अच्छे खेलते हैं, तो वहां से आप उन बच्चों के नाम लिख दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक वेल डिफाइंड है कि हाँ ये बच्चे वॉलीबॉल में अच्छे हैं, ये इनका सेट बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा का मतलब किसी भी स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है वो बच्चा, तो आप वहां से कैसे ढूंढ के लाओगे कि कौन सा बच्चा किस स्पोर्ट में अच्छा है, कौन सा बच्चा, तो वहां से एक चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या नहीं बनेगी, सेट नहीं बनेगी। तो ये होता है हमारी सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब आप उसको बता सकते हो कि ये चीज ये है, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि इंटीजर्स का सेट बनाना है, एक सेट बनाना है किसका, इंटीजर्स का। अब आपको इंटीजर्स पता है कहाँ कहाँ से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस इन्फिनिटी। तो वो चीज आपको पता है ना कि ये चीज है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि सेट क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब उसके बाद देखो रिप्रेजेंटिंग सेट्स, सेट की रिप्रेजेंटेशन देखनी। अब सेट की रिप्रेजेंटेशन बेटा दो तरीके से होती है। एक तो तरीका कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म, एक तो कौन सा होता है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड क्या होता है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में, एक तो रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म हमारा होता क्या है वो देखेंगे। रोस्टर फॉर्म में बेटा क्या डेफिनेशन लिखी हुई, इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज देम बाय इन करली ब्रैकेट्स। सिंपल सी बात है, रोस्टर फॉर्म में सेट कब डिफाइन होगा आपका, कब आपको कैसे पता चलेगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जब साइड में क्या मिलेंगी, करली ब्रैकेट मिलेंगी, और हर एक एलिमेंट जो लिखा हो उसमें वो सेपरेट किससे होगा, बीच में कोमा लगे होंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से 1 2 3 4, ये एक सेट लिख दिया, ठीक है। अब ये किस में, रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि साइड में मैंने क्या लगाई हुई है, ये करली ब्रैकेट लगाई हुई है, और हर एक एलिमेंट, जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 एक एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को बेटा मैंने किससे सेपरेट किया हुआ है, 1 ये कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट को लिखने की कि वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे और हर एक एलिमेंट किससे सेपरेट होगा, कॉमा से सेपरेट होगा, तो वो क्या हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म की भी कंडीशन होती है। रोस्टर फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। जैसे मैंने मान लिया कि ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे MI SSI SSI ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको सेट की फॉर्म में लिख दो, और सेट में भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, रोस्टर फॉर्म होनी चाहिए। अब रोस्टर फॉर्म में आपको पता है सबसे पहले ये किस में लिखे होंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, ठीक है। अब करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे होंगे, एलिमेंट्स लिखे होंगे। एलिमेंट्स कैसे लिखोगे कि कोई भी एलिमेंट आपका क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट आपका क्या नहीं होगा बेटा, रिपीट नहीं होगा। तो जैसे यहाँ से m तो एक ही बार है तो m लिख दिया, ठीक है। I कितनी बार है, 4 बार है, 4, ऐसा नहीं है कि हम इसमें 4 बार लिखने लगेंगे, आप कितनी बार लिखोगे, सिर्फ एक ही बार लिखोगे। तो m के बाद मैंने क्या लिख दिया, I लिख दिया, फिर उसके बाद s है, s लिख दिया, उसके बाद क्या है, p है, p लिख दिया। उसके अलावा कोई भी डिफरेंट एलिमेंट इसमें नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक तो रोस्टर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होगी। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट्स कैसे लिखे होंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, और किससे सेपरेट होंगे, वो कॉमा से सेपरेट होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम कोई भी वर्ड लिखा है उसको हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर में रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। जब एलिमेंट से उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो कोई भी एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है वो उस सेट की फॉर्म में रिपीट नहीं होगा। मतलब अगर उस वर्ड में वो एक वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, कोई भी अल्फाबेट अगर 4-5 बार भी रिपीट हो रहा है तो सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे SS 4 बार है तो 4 बार आप लिखने बैठोगे, नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे कोई भी और एग्जाम्पल उठा लिया मैंने, एक कोई भी वर्ड ले लिया मैंने, जैसे मैथमेटिक्स ही ले लिया,
ये वर्ड ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा दी, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अल्फाबेट उठाने, वो अल्फाबेट यहाँ पे किसकी फॉर्म में आएंगे, एलिमेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब मैं एम देखेंगे, एम कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन लिखा कितनी बार जाएगा, एक ही बार, तो ये एम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ए 2 बार है, लेकिन कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। उसके बाद टी 2 बार है, एक बार लिखा जाएगा। उसके बाद एच, देन ई, देन आई, देन सी एंड देन, ये क्या हो गया, मैथमेटिक्स को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया, सेट की फॉर्म में लिख दिया, और वो फॉर्म भी कौन सी है, रोस्टर फॉर्म। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी वर्ड को आप सेट की फॉर्म में लिख सकते हो बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स एंड कॉमास। तो ये तो हमारी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है किसी भी सेट को लिखने की। अब नेक्स्ट है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। एक रूल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे सेट कोई भी डिफाइन कर रखा है, उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो वहां से एक रूल, एक लाइन लिख देते हैं हम, ठीक है, एक रूल लिख देते हैं। वो रूल ऐसा लिखते हैं कि वो सेट के सारे एलिमेंट्स उस रूल से डिफाइन हो जाए। ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे a इक्वल्स टू एक्स सच दैट p ऑफ x, तो ये सेमी कॉलन लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे 2 डॉट लगे हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सच दैट। ये क्या होता है, सच दैट x सच दैट p ऑफ x। p ऑफ x वो रूल होता है, जो प्रॉपर्टी आप लिखोगे, ठीक है, वो यहाँ पे किसकी जगह पे आ जाएगी, p ऑफ x की जगह पे। जैसे मुझे लिखना है, कोई भी लिखा हुआ है, कोई भी सेट लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। मान लिया ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, ये नंबर्स कैसे हैं, नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, ये तो आ गया। उसके बाद p ऑफ x, p ऑफ x क्या है, वो रूल है जो आपको लिखना है, वो प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन किससे छोटे हैं, 5 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 और 5 से छोटे हैं, एंड x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और x की वैल्यू क्या, लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से छोटे हैं, तो वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको इस फॉर्म में लिखना ही क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, उसको एक रूल की फॉर्म में लिख दिया, एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख दिया, वही क्या होती है, हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये है हमारी सेट को रिप्रेजेंट करने की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में जाके वहां से इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने, एक्सप्रेस ए। ए कैसे लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज ए होल नंबर। इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले देखो एक्स इज लेस देन 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है। अब होल नंबर भी कैसा लेना है, लेस देन 5 लेना है। जब लेस देन 5 लेना है, इसका मतलब 0 से शुरू होकर कहाँ तक आएंगे, 4 तक आएंगे। ये तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का कंसेप्ट हो गया हमारा। x लेस देन 5 लेना, और x कैसा है, होल नंबर से बिलोंग करता है उनसे। तो होल नंबर क्या ये होते हैं, तो लेस देन 5 हमारे क्या हो गए, 0 1 2 3 4। अब उसके बाद लगाना क्या है, x क्यूब है। इसका मतलब इन सब का क्या करना है, x की ये वैल्यूज आ गई, उन सब का क्या करना है, आपको क्यूब करना है। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। और हर एक एलिमेंट किससे सेपरेट होता है, कोमा से सेपरेट होता है। तो सबसे पहले 0 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद 1 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद 2 को पुट करेंगे x की जगह पे, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, देन 3 का क्यूब 27, देन 64।
ये हमारा क्या हो गया, इससे हमने क्या लिख लिया, ये रोस्टर फॉर्म। देखो बेटा अच्छे से पहले एक एक वर्ड को अच्छे से देखो। x लेस देन 5 था, ठीक है, x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, ठीक, और x किस में है, होल नंबर में। अब होल नंबर कौन कौन से होते हैं वो आपको अच्छे से पता है कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 5 से कम वाले कितने हो गए, 0 से 4 तक हो गए, ठीक है। ये तो यहाँ से यहाँ तक का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, x हमारे पास आने के बाद उस x का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, ठीक है, और क्यूब करते जाओगे और वो सेट की फॉर्म में लिखते जाओगे। तो यहाँ से क्यूब किया हर एक का और हमने ये ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर। ये कैसी फॉर्म होगी हमारी, रोस्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्रेस सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस बार आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहां से देखो बी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 2 5 10 17 26। इसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखना है। प्रॉपर्टी की फॉर्म में पहले ये देखेंगे कि x कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से देखो ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये कैसे लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। ये कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। ये कैसे लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस 1। ये कंसेप्ट लग रहा है, मतलब नंबर्स का स्क्वायर किया और उसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर्स आपको देखने कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं नंबर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे क्या चलते हैं, नेचुरल नंबर चलते हैं। इसका मतलब जो भी ये n लोग हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और वो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब n कहाँ से कहाँ तक है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 या 5 से कम है, और वो 5 या 5 से कम कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। इसका यहाँ से क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म ए लिख देंगे हम यहाँ से, जो चलो बी लिखा हो तो बी लिख देंगे, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स किसके इक्वल है, एन स्क्वायर प्लस 1, मतलब n की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2, 2 पुट की 2 स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना आना चाहिए कि पहले आपको प्रॉपर्टी देखनी है, उसके अंदर क्या कुछ कंसेप्ट लग रहे हैं, वो कंसेप्ट आपको सिर्फ लाइन में लिखना है कि ये कंसेप्ट लग रहा है। अब आपको दिख रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर किया और उसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, नंबर का स्क्वायर किया उसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। अब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 ऐसे क्या चलते हैं, नेचुरल नंबर चलते हैं। इसका मतलब किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। और नेचुरल नंबर भी कहाँ तक आ रहे हैं, 5 तक आ रहे हैं। इसका मतलब n लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 या 5 से छोटे, तो वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। अब प्रॉपर्टी क्या लग रही थी, एन स्क्वायर प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। ये हमने किसकी क्या लिखे हुए, एक्स की वैल्यूज लिखी हुई, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 फिर 5 फिर 10 फिर 17 फिर 26। ये हमारा क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से बेटा आपको अच्छे से एक एक कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में अगर क्लियर करके चलोगे ना, एक एक चीज, तो कभी भी देखो सेट्स आपको लगता है सेट रिलेशन फंक्शन बहुत टिपिकल चीज है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, कंसेप्ट पकड़ में आते सबसे आसान चीजें यही है, सेट और रिलेशन फंक्शन, ठीक है। तो इनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। शुरुआत अपनी अच्छे से, बेस अपना अच्छे से बना के चलो, ताकि 12th क्लास में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कंसेप्ट्स मेन है। अब यहाँ से फिर से देखो, एक्सप्रेस सेट सी इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ से सी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास। सी लिखा हुआ है, सी इक्वल्स टू 1/9, 1/25, 1/49, 1/81, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, 1
2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है 1/2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है 1/3 का स्क्वायर। ये किसका लिखा हुआ है 1/5 का स्क्वायर। ये किसका लिखा हुआ है 1/7 का स्क्वायर। ये किसका लिखा हुआ है 1/9 का स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर किस किस के लिखे हुए हैं ऑड नंबर के। ऑड नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर कैसे लिखोगे। ऑड नंबर आपको पता है कैसे लिखा जाता है 2n+1। ये क्या होता है ऑड नंबर होता है 2n+1, और उसका भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2n+1 का स्क्वायर। मतलब ऑड नंबर्स का आपको पास क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये ऑड नंबर जा कहाँ तक रहे, जैसे पहली बार n की जगह 1 पुट किया तो ये आ गया, n की जगह 2 पुट किया तो ये आ गया, n की जगह 3 पुट किया तो ये आ गया, 4 पुट किया तो ये आ गया। इसका मतलब पुट क्या क्या करने हैं 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 वही बात है बेटा, किससे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब n बिलोंग्स टू किससे, n किससे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और नेचुरल नंबर में कहाँ तक है वो 4 तक है। इसका मतलब n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से कंसेप्ट हमारा क्या बना x सच दैट x की जो ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू ये किससे बन रही है 1/2n+1 का स्क्वायर। ठीक है, x सच दैट x इक्वल्स टू 1/2n+1 का स्क्वायर, n लेस देन इक्वल्स टू 4, और n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो बेटा ये ऐसे कंसेप्ट आपको देखने यहाँ देखने से साफ पता चल रहा है 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर। इसका मतलब ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऑड नंबर्स का यहाँ से स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर हमें पता है कैसे लिखते हैं हम 2n+1, क्योंकि 2n इवन नंबर उसमें +1 करते क्या बन जाएगा वो ऑड बन जाएगा। ठीक है, 2n+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है 2n+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब n देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, तो ये सेट बिल्डर हमारा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। ये लिखा हुआ है सेट ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है a, b सच दैट 2a² प्लस 3b² इक्वल्स टू 35, जहाँ पे a, b बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं इंटीजर्स। z का मतलब क्या है इंटीजर्स। आपको इसमें निकालने हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये आपको चेक करना है। इसका मतलब, और यहाँ से एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे इस फॉर्म में निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन है इस बार एलिमेंट कि a, b ये एलिमेंट डिफाइन है। तो a और b की आपको सिर्फ क्या निकालनी है वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इक्वेशन सोल्व करनी है और वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन वैसे तो आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक इक्वेशन और वेरिएबल कितने हैं a और b 2 वेरिएबल्स हैं। कभी भी 2 वेरिएबल्स 1 इक्वेशन से सोल्व नहीं होंगे, तो हम क्या कर लेंगे पुट कर करके निकाल लेंगे। जैसे मान लिया हमने b की वैल्यू क्या पुट कर ली 0 पुट कर ली। ठीक है, अब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a² इक्वल्स टू 35, a² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35/2, जो कि इंटीजर नहीं बना। इंटीजर नहीं बना तो इसका मतलब ये वैल्यू तो नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि a और b किससे बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। अब इंटीजर्स में रेशनल नंबर नहीं आते। उसके बाद b की वैल्यू एक बार हमने क्या पुट कर ली +-1। प्लस माइनस क्यों पुट कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस के लिए भी वही वैल्यू आएगी और माइनस के लिए भी वही वैल्यू आएगी। तो बार बार रिपीट ना करने की बजाय हम क्या कर लेंगे एक ही बार में पुट करके देख लेंगे, क्योंकि प्लस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 बनेगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये फिर 2a² प्लस 3 इक्वल्स टू 35। ये कितना हो जाएगा 2a² इक्वल्स टू 32। तो a² की वैल्यू कितनी होगी 16, तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से +-4। जब b की वैल्यू क्या पुट की हमने +-1, तो यहाँ से क्या क्या बनेंगे, एक तो हमारा बन गया 1,4, दूसरा बना 1,-4, तीसरा बना हमारा -1,4 और चौथा क्या बना -1,-4। ये हमारे 4 ये बने। ठीक है, अब उसके बाद b की वैल्यू क्या पुट करके देख लेते हैं +-2 पुट करके देख लेंगे। ठीक है, +-2 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a² प्लस 12 इक्वल्स टू 35। तो ये कितना आ गया 2a² इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 23।
यहाँ से फिर से क्या नहीं बनेगा, इंटीजर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू क्या पुट कर ली, +-3 पुट कर ली, ठीक है। बी की वैल्यू +-3 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2a² + 9 और ये कितना हो जाएगा 27 = 35। तो ये कितना हो जाएगा 2a² = 35 - 27, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बस 8 बचेगा, 2a² = 8। तो a² कितना हो गया 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी +-2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी कितने निकल के आएंगे, 4 निकल के आएंगे, ठीक है। अब +-4 पुट करोगे, +-4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a² + 48 = 35। तो 2a² कितना आ जाएगा 35 - 48, जो कि क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। जब नेगेटिव नंबर आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a² लिखा हुआ है। अब किसी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आती है, तो इसका मतलब आगे वाले सारे के सारे नंबर्स हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ तक 16 होगा, तो इसका मतलब 4 यहाँ से बने और 4 यहाँ से बने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन नंबर सी आ गया 8, ठीक है। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहली टाइप कौन सी है, नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब एम्प्टी सेट, सेट खाली हो बिल्कुल। और सेट खाली हो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट कर देंगे या फिर फाई से डिनोट कर देंगे। तो ये क्या होता है हमारा एम्प्टी सेट। अब एग्जांपल देख लिया हमने, जैसे किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है 0<1, और एक्स क्या है इंटीजर्स है, ठीक है। अब इंटीजर्स को आई से डिनोट कर लो चाहे फिर जेड से डिनोट कर लो, एक ही बात, ठीक। तो यहाँ से देखो 0 और 1 के बीच में 2 नंबर है 0 और 1, जैसे ये हमने नंबर लाइन के ऊपर देख लिया, यहाँ पे -1, ये 0 और 1। इस 0 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स लाई कर रहे हैं, 0 और 1 के बीच में सारे के सारे कैसे रेशनल्स और इरेशनल, कोई भी इंटीजर लाए नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये सेट कैसा है, एम्प्टी, कोई नंबर लाई नहीं कर रहा। जिसमें कोई नंबर लाई नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये सेट कैसा है, एम्प्टी है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, तो इससे डिनोट कर देंगे या फिर फाई से डिनोट कर देंगे। तो वो क्या होता है हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट। अब उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही क्लियर है, जिसके अंदर सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो बेटा, एक एलिमेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 0 <x <2, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो वही देख लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। एक्स किससे इसके बीच में लाई कर रहा है 0 और 2 के बीच में, तो इसके बीच में कितनी इंटीजर है, सिर्फ एक इंटीजर लाई करता है 1। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया हमारा 1 आ गया। एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है सेट के अंदर, तो एक एलिमेंट जब होगा तो वो क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ है, फाइनाइट नाम से ही, ठीक है, नाम सारे नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें काउंटेबल, जिन नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे मान लिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स <10। सेट ऑफ प्राइम नंबर <10 कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, ये होते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर <10। अब इनको आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3 और 4। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वही क्या हो जाएगा उस सेट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है 4, तो इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है A = ABCD, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। और ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ सेट। जैसे हमने कोई भी और ले लिया, ये ले लिया हमने x सच दैट x < 5 और x किससे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब कितने आएंगे < 5 होना चाहिए, 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं, काउंट हो सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें
5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे किसी भी सेट का। उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही है कि जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हम नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहाँ तक जा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक है। तो हम काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही इंटीजर्स भी इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद होल नंबर्स भी इनफाइनाइट सेट है, रियल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। अब यहाँ से एक हम माइंड मैप बना लेते हैं कि सबसे बड़े क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, वहां से निकल के आते हैं हमारे क्या क्या, इरेशनल्स और रेशनल्स। ये होते हैं हमारे रियल नंबर में 2 टाइप के होते हैं, इरेशनल्स और रेशनल्स। और रेशनल्स की टाइप होती है कौन कौन सी, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, सेकंड क्या हो गई, होल नंबर, थर्ड क्या हो गई, इंटीजर्स। तो इस तरह से होते हैं सबसे ज्यादा बड़े रियल नंबर। रियल नंबर में 2 टाइप के होते हैं, रेशनल्स और रेशनल्स। रेशनल्स में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ये आपको पता होना चाहिए, पहले से आपको पता है, बस मैंने ऐसे ही जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दी। अब एग्जाम्पल देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। इनमें से एम्प्टी सेट कौन सा है, एम्प्टी आपको पता है जिसमें एक भी एलिमेंट लाए ना करे वो सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब यहाँ से पहले यहाँ से देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 = 3। इसका मतलब 2x = 2x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं, एक एलिमेंट लाई कर रहे हैं। यहाँ से देखोगे इसके अंदर कितने, इसका वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं, एक एलिमेंट लाई कर रहा है 0। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर वाले से देखेंगे x² = 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ±3। और इस सेकंड वाले से क्या आएगी, x की वैल्यू 3 आएगी। तो दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इस सेट के अंदर भी कितना एलिमेंट लाई कर रहा है, एक एलिमेंट लाई कर रहा है 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे इस वाले में फर्स्ट कंडीशन से तो क्या आएगी, x की वैल्यू ±3 आएगी। और सेकेंड वाली कंडीशन से क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी। दोनों में कॉमन कोई भी वैल्यू नहीं आई, कोई भी वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। क्योंकि अगर 2 कंडीशन आपके पास गिवन है तो आप सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट लाई करेंगे, तो दोनों के अंदर कॉमन होंगे। यहाँ से कोई भी कॉमन निकल के हमारा नहीं आया है, कॉमन निकल के नहीं आया, तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नल सेट। नल सेट कौन सा नहीं है। अब बताए नल सेट कौन सा होता है, नल या एम्प्टी सेट, मतलब जिनमें कोई भी एलिमेंट लाए नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे नल सेट होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट लाए नहीं करेंगे वो नल सेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बताया, नॉट नल सेट, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर लाए करना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होते हैं, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर जो ऑड है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सेट, एक एम्प्टी सेट है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन भी होने चाहिए और प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। अब ऐसा एक ही नंबर होता है जो प्राइम भी और इवन भी है, कौन सा नंबर है वो, 2। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या लाई कर रहे हैं, एक एलिमेंट लाई कर रहे हैं। अब नीचे वाला देखते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर जो कि <5 और greater 7। ये देख लेते हैं एक बार, जैसे ये एक मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये एक कोई भी नंबर है x जो < तो 5 है, मतलब ये इधर की साइड। ठीक है, इधर वाले सारे नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो मतलब यहाँ से 0 से लेके 4 तक, ये हो गया। तो यहाँ से तो फर्स्ट कंडीशन से तो क्या बने, 0 से लेके 1, तो नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ये तो आया फर्स्ट कंडीशन से। उसके बाद सेकंड कंडीशन से क्या है, x greater than 7। x greater than 7 मतलब इधर वाले सारे एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएंगे 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू
इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब जब दो कंडीशन होते हैं तो वहां से क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन निकल के एलिमेंट्स आते हैं वही क्या होते हैं, उस सेट के अंदर लाई करते हैं। तो इन दोनों कंडीशन से आपको दिख रहा होगा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आया इसका मतलब यहाँ से ये क्या बन गया, हमारा एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट है y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ये आपको अच्छे से पता होगा कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती। जब दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करेंगी इसका मतलब क्या होगा, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। जब कोई कॉमन पॉइंट आया ही नहीं उनके अंदर तो यहाँ से भी क्या बन गया, ये एक नल सेट मतलब एम्प्टी सेट बन गया। तो सिर्फ एलिमेंट किस में लाई किए, बी के अंदर। तो नॉट नल कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो गया, नॉट नल हो गया। एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या बताया था अभी डेफिनेशन, जिसके अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। यहां से एक एक ऑप्शन सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखी हुई है, मोड ऑफ एक्स, क्या हो रहा है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1, ये लिखी हुई है, ठीक है। अब मोड की प्रॉपर्टी आपको पता ही क्या हो जाएगी, -1 इज लेस देन एक्स लेस देन 1, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए होता है तो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, एक्स -a से a तक। तो मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -1 से 1 तक लाई करेगा। और x कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब ये मैंने ड्रॉ कर लिया कि -1, 0 और 1, ये नंबर -1 और 1 के बीच में कौन सा इंटीजर है, बस एक 0 इंटीजर है। इसका मतलब कितने एलिमेंट लाई करेंगे, एक एलिमेंट लाई करेगा। इसमें कौन सा एलिमेंट लाई करेगा, 0 एलिमेंट, ठीक है। और वैसे भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। मोड लगाने के बाद अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेस देन 1, इसका मतलब अगर -1 भी पुट कर दोगे तो भी -1 मोड लगने के बाद क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 इज नॉट लेस देन 1। ऐसे -2 पुट करोगे तो मोड लगने के बाद क्या हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन 1। सिर्फ एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, किस पे, 0 पे। तो वही क्या हो जाएगी, इस सेट के अंदर आ जाएगी। मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 5। मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्स क्या आसान होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर मोड ऑफ -5 भी क्या होता है 5 और मोड ऑफ 5 भी क्या होता है 5। इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट लाई करके, -5 और 5, 2 एलिमेंट लाई करके। तो यहाँ से क्या है, -5 और 5, ठीक। अब उसके बाद थर्ड है x² इक्वल्स टू 1। x² इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इक्वल्स टू 1, तो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू +-1। तो यहाँ से भी कितने एलिमेंट लाई किए, इंटीजर होने चाहिए, 1 भी इंटीजर और -1 भी इंटीजर, तो दोनों एलिमेंट लाई कर जाएंगे 1 और -1। अब उसके बाद x² + x + 1 इक्वल्स टू 0। x² + x + 1 इक्वल्स टू 0 और x किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने लगेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी हमारी, यहाँ से वैल्यू कैसी बनेगी, इमेजनरी वैल्यू बनेगी। और इमेजनरी वैल्यू बनेगी तो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से क्या बनेगी, एम्प्टी सेट बनेगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनमें से सिंगलटन सेट कौन सा है। अभी देखो इसमें भी 2 एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इसमें 2 एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, इसमें क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट। और सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर 1 एलिमेंट लाई करता है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। तो इस तरह से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, वो आपको अच्छे से, बस कंसेप्ट आपको अच्छे से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेट। ए कौन सा सेट है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस की कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, ऐसे हम कितनी लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं जो किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल। तो इसका मतलब ये कैसा सेट है हमारा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर्स। 26 लेटर्स है, इसका मतलब सिर्फ 26 का हम काउंट कर सकते हैं। तो वो सेट कैसा है हमारा, फाइनाइट, ठीक है।
तो ये कैसा हो गया हमारा फाइनाइट सेट। उसके बाद थर्ड है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एनिमल्स में आपको कितने भी एनिमल्स हो सकते हैं अर्थ के ऊपर, हम डिफाइन नहीं कर सकते उस चीज को, कितने काउंट करने बैठोगे, तो यहाँ से ये भी कैसा हो गया हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन कैसा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। उसके बाद है इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट्स होंगे, तो वो सेट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम ही एलिमेंट्स होंगे। जैसे ए के अंदर हमने मान लिया, ए के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है 1 2 और 3 ये लिखा हुआ है। बी के अंदर क्या लिख दिया 2 3 1 ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। इसमें भी एलिमेंट कौन कौन से 1 2 और 3। ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि किस सीक्वेंस में लिखे हुए, सिर्फ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ से भी 1 2 और 3, इसका मतलब क्या हो गया A इक्वल्स टू B। एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा इक्वल सेट्स। जैसे मैंने ये लिख दिया A इक्वल्स टू A B C D, B के अंदर क्या लिख दिया A C D B E ये लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे इसके अंदर भी A, इसके अंदर भी A, इसमें B है, इसमें भी B है, C भी है, D भी है। यहाँ तक तो सेम हो गया, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, सॉरी एक एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा है E। सेम नंबर बिल्कुल सेम, दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए। E इसके अंदर तो है, लेकिन इसके अंदर E नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा A इज नॉट इक्वल्स टू B, A और B इक्वल नहीं हुए। A और B इक्वल कब होंगे, जब बिल्कुल सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही होंगे, और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जो ये लिखे होंगे ये भी क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए दोनों के अंदर, कोई भी इनके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होगा कोई भी सेट के अंदर, तो वहां से क्या हो जाएंगे इक्वल सेट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या हो जाएगा, टू फाइनाइट सेट ए और बी इक्विवेलेंट कब होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इक्वल सेट्स में तो क्या था कि सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे ए बी सी, अगर फर्स्ट में ए सेट के अंदर, तो बी में भी ए बी सी ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहां से क्या बनेंगे इक्वल सेट्स बनेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स वही होंगे, वो मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे लिख दिया ए सेट क्या ले लिया 1 3 5 7, बी सेट क्या ले लिया ए बी सी डी। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर कितना है एन ऑफ ए कितने हो गए 4, यहाँ से एन ऑफ बी भी कितना हो गया 4। तो ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स का सेम होना चाहिए। एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा एन ऑफ बी, मतलब ऑर्डर दोनों सेट्स का क्या आएगा सेम आएगा। जहां भी दो सेट्स का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब सेट्स कैसे हैं इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एलिमेंट्स मैटर नहीं करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सिर्फ उन दोनों सेट्स का क्या होना चाहिए ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो वहां से वो क्या बनेंगे हमारे इक्विवेलेंट सेट्स बनेंगे। उसके बाद डेफिनेशन आती है, लास्ट डेफिनेशन हमारी आज की, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स का मतलब जो इसमें सब कुछ आता हो वो क्या होता है यूनिवर्स। जैसे हमारा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ आता है, यूनिवर्स बोलते हैं ना उसको, जिसमें सब कुछ आता हो वो क्या हो जाएगा यूनिवर्स। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है, जिसमें सारे सेट्स के एलिमेंट आते हैं वो क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स विच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। तो यहाँ से देखो, जैसे ए हमने कोई भी सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ये ले लिया, सी सेट ये ले लिया, तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा जिसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका 1 2 3 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, इसका 2 तो उसमें आ गया, 4 5 6 ये भी प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा 7 वो भी इसमें प्रेजेंट है। तो तीनों सेट्स के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं, तो वो यू क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। जितने भी आपने सेट लिए उन सभी के एलिमेंट्स एक सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो वो सेट क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये थे टाइप ऑफ सेट्स। अभी और भी बचते हैं इसमें, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप ऐसे ही अपना प्यार देते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।